हैरी पॉटर और आग का प्याला, अध्याय 34, पूर्व मंत्र। वर्मटेल हैरी के पास पहुंचा, जो अपने पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था ताकि रस्सियां खुलने से पहले वो उनके सहारे अपना वजन संभाल सके। वर्मटेल ने अपना नया सफेद हाथ बढ़ाकर हैरी के मुंह से कपड़ा बाहर निकाल दिया। एक झटके से उन रस्सियों को काट दिया जिनसे हैरी बंधा था। एक पल के लिए हैरी के मन में भागने का विचार आया, लेकिन कब्र पर खड़े खड़े उसका घायल पैर कांप रहा था। फिर प्राण भक्षियों ने उसके और वोल्डेमॉर्ट के चारों तरफ गोल घेरा बना लिया था। जो प्राण भक्षी नहीं आए थे, उनकी खाली जगह भी अब भर चुकी थी। वर्मटेल घेरे के पार निकलकर सेड्रिक की लाश के पास गया। वर्मटेल ने धीरे से कहा, हैरी पॉटर, तुमने द्वंद्व युद्ध सीखा है? उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। इन शब्दों को सुनकर हैरी को हॉगवर्ट्स का वो द्वंद्व युद्ध का क्लब याद आया जहां उसने प्रशिक्षण लिया था। उसने वहां सिर्फ निरस्त्रीकरण मंत्र सीखा था। हैरी जानता था वो इस चीज का सामना कर रहा था जिसके बारे में मूडी ने हमेशा चेतावनी दी। न रोका जा सकने वाला मृत्यु दंशम शाप। और वोल्डेमॉर्ट ने सही कहा था। उसकी माँ उसकी खातिर अपनी जान देने के लिए वहां पर नहीं थी। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के सामने सिर झुकाते हैं हैरी, वोल्डेमॉर्ट ने थोड़ा झुकते हुए कहा। चलो शिष्टाचार निभाओ। डंबलडोर चाहेंगे तुम थोड़ा शिष्टाचार दिखाओ। मौत के सामने सिर झुकाओ हैरी। वोल्डेमॉर्ट का होंठ विहीन मुंह मुस्कुरा रहा था। हैरी ने सिर नहीं झुकाया। वो नहीं चाहता था कि वोल्डेमॉर्ट उसे मारने से पहले उसके साथ खेले। वो उसे संतुष्टि नहीं देना चाहता था। मैंने कहा सिर झुकाओ, वोल्डेमॉर्ट ने अपनी छड़ी उठाते हुए कहा। हैरी ने महसूस किया जैसे कोई बड़ा अदृश्य हाथ उसकी कमर को आगे की तरफ बेरहमी से झुका रहा है। बहुत बढ़िया, वोल्डेमॉर्ट ने धीरे से कहा। उसने दोबारा अपनी छड़ी ऊपर उठाई। हैरी पर भी दबाव पड़ा कि वो अपनी छड़ी उठा ले। और अब मर्द की तरह मेरा सामना करो, तन करो गर्व से, जैसा तुम्हारे पिता ने मरने से पहले किया था। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी छड़ी उठाई और इससे पहले कि हैरी अपने बचाव के लिए कुछ कर पाता, हिल पाता, वोल्डेमॉर्ट ने उस पर फिर पीड़ीकृत शाप से हमला कर दिया। वो अब इतनी जोर से चीख रहा था जितनी जोर से जिंदगी में पहले कभी नहीं चीखा था। और फिर दर्द गायब हो गया। हैरी लुढ़क गया, लेकिन जल्दी ही दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो बुरी तरह कांप रहा था, जिस तरह हाथ कटते समय वर्मटेल कांप रहा था। वो लड़खड़ाकर प्राण भक्षियों की दीवार से टकरा गया, जिन्होंने दोबारा उसे वोल्डेमॉर्ट की तरफ धकेला। थोड़ी देर आराम कर लो, आराम कर लो। क्या दर्द हुआ हैरी? तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा ये करूं? हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया। बेरहम लाल आंखें उसे बता रही थी कि वो सेड्रिक की तरह मरने वाला है, लेकिन वो इस खेल को नहीं खेलना चाहता था। वो वोल्डेमॉर्ट का आदेश नहीं मानेगा। वो दया की भीख नहीं मांगेगा। मैंने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ये दोबारा करूं? मेरी बात का जवाब दो, सम्मोहित हो। हैरी ने अपनी जिंदगी में तीसरी बार महसूस किया कि उसके दिमाग से सारे विचार हट गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो तैर रहा हो, सपना देख रहा हो। सिर्फ नहीं में जवाब दो। नहीं कहो, बस नहीं। मैं नहीं कहूंगा। उसके दिमाग के पीछे से एक अधिक सशक्त आवाज आई। मैं जवाब नहीं दूंगा। क्यों कहूं? सिर्फ नहीं कहो। क्यों कहूं? जैसे ही हैरी के मुंह से शब्द निकले, पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगे और उसकी स्वप्न जैसी स्थिति अचानक गायब हो गई, जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वो दर्द लौट आया जो पीड़ीकृत शाप के कारण उसके पूरे शरीर से हो रहा था। तुम ऐसा नहीं करोगे? वोल्डेमॉर्ट ने धीरे से कहा। प्राण भक्षियों ने हंसना बंद कर दिया। तुम नहीं कहोगे? हैरी, आज्ञा पालन एक ऐसा गुण है जो मैं तुम्हें मरने के पहले सिखाना चाहता हूँ। शायद थोड़े और दर्द की खुराक देनी पड़ेगी। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन इस बार हैरी तैयार था। क्विडिच के प्रशिक्षण में सीखी चपलता का इस्तेमाल करते हुए उसने जमीन पर छलांग लगा दी और लुढ़कते हुए वोल्डेमॉर्ट के पिता के संगमरमर के शिलालेख के पीछे छुप गया। शाप हैरी के बजाय शिलालेख को लगा और वो तड़क गया। हम लुका छिपी नहीं खेल रहे। तुम मुझसे छिप नहीं सकते, वोल्डेमॉर्ट की धीमी ठंडी आवाज ने कहा, जो करीब आ रही थी। और प्राण भक्षी दोबारा हंसने लगे थे।
क्या तुम चाहते हो मैं इस खेल को एक ही झटके में ख़त्म कर दूं? बाहर निकलो हैरी, बाहर निकलो, खेलो, तुम्हारी मौत जल्दी होगी, दर्द रहित। लेकिन मुझे इसके बारे में ठीक से पता नहीं है, मैं कभी मरा ही नहीं। हैरी शिलालेख के पीछे झुका रहा। वो जानता था उसका अंत आ चुका है। उसे कोई उम्मीद नहीं थी, कोई मदद नहीं मिल सकती थी। डर और तर्क से परे वो इतना जानता था कि वो यहाँ पर लुका छिपी खेलने वाले बच्चे की तरह छुप कर नहीं मरेगा। वो वोल्डेमॉर्ट के कदमों पर झुक कर नहीं मरेगा, अपने पिता की तरह तन कर मरेगा। हालांकि वो खुद को नहीं बचा सकता था, लेकिन वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए मरेगा। इससे पहले कि वोल्डेमॉर्ट अपने सांप जैसे चेहरे को शिलालेख के पीछे ला पाता है, हैरी उठकर खड़ा हो गया। उसने हाथ में छड़ी कसकर पकड़ ली और वोल्डेमॉर्ट के सामने कूद गया। वोल्डेमॉर्ट तैयार था। जैसे ही हैरी चिल्लाया, निरस्त्र भव, वोल्डेमॉर्ट चीखा, मृत्युदंशम। वोल्डेमॉर्ट की छड़ी से हैरी और हैरी की छड़ी से लाल रोशनी निकली और अचानक हैरी की छड़ी इस तरह हिलने लगी जैसे उसमें बिजली दौड़ रही हो। उसका हाथ छड़ी पर जकड़ गया। वो चाहे भी तो अपनी छड़ी नहीं छोड़ सकता था। दोनों छड़ियों की रोशनी एक किरण से जुड़ गई थी। ये रोशनी की किरण लाल या हरी नहीं बल्कि सुनहरी थी। हैरी ने हैरानी से देखा कि वोल्डेमॉर्ट की लंबी सफेद उंगलियां भी छड़ी पर जकड़ गई थी जो थरथरा रही थी। और फिर हैरी को इस बात के लिए किसी चीज ने तैयार नहीं किया था। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। वो और वोल्डेमॉर्ट दोनों हवा में थे। वे वोल्डेमॉर्ट के पिता की कब्र के शिलालेख से दूर जा रहे थे। प्राण भक्षी चिल्ला चिल्ला कर वोल्डेमॉर्ट से निर्देश मांग रहे थे। वो करीब आ रहे थे। हैरी और वोल्डेमॉर्ट को जोड़ने वाली सुनहरी किरण के हजारों टुकड़े हो गए। उनकी छड़ियां जुड़ी रहीं, लेकिन अब हजारों सुनहरी किरणों ने हैरी और वोल्डेमॉर्ट के चारों तरफ जाल बना दिया। अब वो रोशनी के इस पिंजरे में या सुनहरे जाल में बंद थे जिसे प्राण भक्षी सियारों की तरह घेरे हुए थे। उनकी चीखें बहुत दबी हुई सुनाई दे रही थी। कुछ मत करना, वोल्डेमॉर्ट ने चिल्लाकर प्राण भक्षियों से कहा। हैरी ने देखा वोल्डेमॉर्ट रोशनी की किरण को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जो उसकी छड़ी को हैरी की छड़ी से जोड़े हुए थी। हैरी ने अपनी छड़ी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। सुनहरी किरण सही सलामत रही। वोल्डेमॉर्ट ने प्राण भक्षियों से चिल्लाकर कहा, जब तक मैं आदेश न दूं तब तक कुछ मत करना। और फिर हवा में एक मधुर आवाज तैरने लगी। यह आवाज हैरी और वोल्डेमॉर्ट के आसपास के जाल की हर किरण से आ रही थी जिसे हैरी ने पहचान लिया। हालांकि उसने यह आवाज जिंदगी में सिर्फ एक ही बार सुनी थी। ये ज्वाला के गाने की आवाज थी। हैरी के लिए यह आशा भरी आवाज थी। ये सबसे प्यारी और स्वागत योग्य आवाज थी जो उसने अपनी जिंदगी में कभी सुनी थी। उसे महसूस हुआ जैसे गीत उसके चारों तरफ नहीं बल्कि उसके भीतर था। यह आवाज डंबलडोर के साथ जुड़ी हुई थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, इस किरण के धागे को मत तोड़ना। मैं जानता हूँ, हैरी ने सोचा, मैं जानता हूँ मुझे इसे नहीं तोड़ना है। लेकिन जैसे ही उसने सोचा, उस किरण के धागे को जोड़े रखना मुश्किल हो गया। छड़ी तेजी से थरथराने लगी और अब उसके वोल्डेमॉर्ट के बीच किरण की रोशनी भी बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी के बड़े बड़े मन के छड़ियों को जोड़ने वाले धागे जैसे किरण पर ऊपर नीचे फिसल रहे थे। हैरी ने महसूस किया कि रोशनी के मन के धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं, जिससे उसकी छड़ी ज्यादा थरथराने लगी थी। अब मनकों के चलने की दिशा वोल्डेमॉर्ट की बजाय उसकी तरफ हो गई थी और उसने महसूस किया उसकी छड़ी गुस्से से कांप रही थी। जब रोशनी का सबसे करीबी मनका हैरी की छड़ी की नोक के पास आया तो छड़ी इतनी गर्म हो गई कि हैरी को डर लगने लगा कि उसमें आग न लग जाए। वो मनका जितना करीब आया, छड़ी उतना ही थरथरा रही थी। उसे लगा कि इस मुठभेड़ में उसकी छड़ी नहीं बचेगी। ऐसा लग रहा था ये उसकी उंगलियों के नीचे टूटने वाली है। उसने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया ताकि मनके को वोल्डेमॉर्ट की तरफ भेज सके। उसे अपने कानों में ज्वाला का गीत सुनाई दे रहा था। उसकी आंखें आवेश में जमी हुई थी। अब वोल्डेमॉर्ट की छड़ी ज्यादा तेजी से हिल रही थी। वोल्डेमॉर्ट हैरान दिख रहा था और भयभीत भी। रोशनी का एक मनका वोल्डेमॉर्ट की छड़ी की नोक से कुछ इंच दूर हिल रहा था। हैरी नहीं समझ पाया वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे नहीं मालूम था वो क्या करना चाहता है। रोशनी का मनका वोल्डेमॉर्ट की छड़ी के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे वो मनका सुनहरी किरण के धागे में हिला। एक पल के लिए कांपा और फिर वोल्डेमॉर्ट की छड़ी के भीतर चला गया। तत्काल वोल्डेमॉर्ट की छड़ी से दर्द भरी चीखें निकलने लगीं। फिर वोल्डेमॉर्ट की लाल आंखें सदमे से फैल गईं। एक धुएंदार हाथ उसकी छड़ी की नोक से निकला, गायब हो गया। ये उस हाथ की परछाई थी जो उसने वर्मटेल के लिए जादू से उत्पन्न किया था। दर्द भरी चीखें दोबारा सुनाई दी।
और फिर वोल्डेमॉर्ट की छड़ी की नोक से एक ज़्यादा बड़ी चीज़ निकली। ये चीज़ ठोस धुएं से बनी थी, एक सिर, सीना और बाह, सेड्रिक का धड़। अगर सदमे के कारण हैरी की छड़ी छूटनी होती तो इस समय छूट जाती, लेकिन सहज अनुभूति के कारण उसने अपनी छड़ी कसकर पकड़े रखी ताकि सुनहरी धागा न टूट जाए। सेड्रिक डिगोरी, क्या ये सेड्रिक का भूत था? लेकिन ये तो ठोस दिख रहा था। वोल्डेमॉर्ट की छड़ी से पूरा बाहर आ गया था, जैसे किसी बहुत सक्रिय सुरंग से बाहर निकला हो। सेड्रिक की छाया ने सुनहरी रोशनी की किरण को देखा और बोली, पकड़े रहो। यह आवाज कहीं दूर से आती हुई लग रही थी, गूंज रही थी। हैरी ने वोल्डेमॉर्ट को देखा। उसकी चौड़ी लाल आंखें सदमे में फैली हुई थीं। हैरी की ही तरह उसे भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। और बहुत धीमे धीमे हैरी ने सुनहरी गुंबद के किनारे पर मंडराते प्राण भक्षियों की दहशत भरी चीखें सुनी। छड़ी से दर्द भरी चीखें सुनाई दी और फिर एक चीज बाहर निकल कर आई। एक बूढ़ा आदमी जिसे हैरी ने एक बार सपने में देखा था, अब सेड्रिक की ही तरह छड़ी की नोक से बाहर आ रहा था। उस आदमी का भूत, छाया या जो भी था, सेड्रिक के पास गिर गया और उसने हैरी, वोल्डेमॉर्ट, सुनहरे जाल और जुड़ी हुई छड़ियों को हैरानी से देखा। इसका मतलब वो सचमुच का जादूगर है। बूढ़े आदमी ने वोल्डेमॉर्ट को देखते हुए कहा, उसने मुझे मार डाला। लड़के, तुम मुझसे लड़ते रहो। लेकिन फिर एक और सिर उभरा। ये एक औरत का भूरा सिर था। हैरी के दोनों हाथ हिलने लगे, लेकिन वो अपनी छड़ी को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा वो औरत भी जमीन पर गिर गई, बाकी लोगों की तरह सीधी होकर उसे घूरने लगी। बर्था जोरकिंस की छाया ने आंखें फाड़कर अपने सामने हो रहे संघर्ष को देखा। अभी मत छोड़ना, वो चिल्लाई और उसकी आवाज भी सेड्रिक की तरह गूंजी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। उसे अपने तक मत पहुंचने देना हैरी, मत छोड़ना। वो और बाकी दोनों छायादार आकृतियां सुनहरे जाल की अंदरूनी दीवारों पर चलने लगी, जबकि प्राण भक्षी बाहर मंडरा रहे थे। वोल्डेमॉर्ट के मृत शिकार फुसफुसा रहे थे। वो हैरी का हौसला बढ़ा रहे थे और वे वोल्डेमॉर्ट से गुस्से में क्या कह रहे थे हैरी सुन नहीं पाया। वोल्डेमॉर्ट की छड़ी की नोक से एक और सिर बाहर निकला। हैरी फौरन समझ गया ये कौन था। वो जानता था, जैसे उसे उसी पल इसकी उम्मीद थी जब उसने सेड्रिक को छड़ी से बाहर निकलते देखा था। ये वो औरत थी जिसकी आज रात को उसे सबसे ज्यादा याद आई थी। लंबे बालों वाली एक युवा औरत की धुएंदार छाया जमीन पर उसी तरह गिरी जिस तरह बर्था की गिरी थी। वो सीधी खड़ी हो गई, उसकी तरफ देखने लगी। हैरी के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, अपनी माँ के भुतहा चेहरे की तरफ देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे डैडी आ रहे हैं, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, पकड़े रहना। और डैडी बाहर आए, पहले उनका सिर, फिर उनका शरीर। लंबे और हैरी की तरह बिखरे बालों वाले जेम्स पॉटर की धुएंदार और परछाई जैसी आकृति वोल्डेमॉर्ट की छड़ी के सिरे से बाहर निकली, जमीन पर गिरी और अपने पत्नी की तरह ही सीधी खड़ी हो गई। वो हैरी के करीब आए। वो बहुत धीरे बोल रहे थे ताकि वोल्डेमॉर्ट, जिसका चेहरा अपने चारों तरफ मंडराते शिकारों के कारण डर के मारे लाल पड़ गया था, उसकी बात न सुन पाए। छड़ियों का संबंध टूटने के बाद हम सिर्फ कुछ पल ही रुकेंगे, लेकिन हम तुम्हें समय देंगे। तुम्हें आवागमन कुंजी तक पहुंचना होगा, वो तुम्हें वापस हॉगवर्ट्स ले जाएगी। समझ गए ना हैरी? हाँ, हैरी ने कहा, जो अभी अपनी छड़ी को पकड़े रखने के लिए बुरी तरह जूझ रहा था क्योंकि ये उसकी उंगली से फिसल रही थी। हैरी, मेरी लाश को साथ ले जाना, ठीक है? मेरी लाश मेरे मम्मी डैडी तक पहुंचा देना, ठीक है? हैरी ने कहा। उसका चेहरा छड़ी पकड़े रहने की कोशिश के कारण भिज गया था। संबंधी सी समय तोड़ दो, भागने के लिए तैयार हो जाओ, इसी समय तोड़ दो, अभी। उसके डैडी की आवाज ने फुसफुसा कर कहा। ये लो, हैरी चिल्लाया। वैसे भी उसे लग रहा था कि छड़ी को अब पकड़ कर नहीं रख सकता था। उसने पूरी ताकत से छड़ी ऊपर खींची, सुनहरी धागा टूट गया। रोशनी का पिंजरा ओझल हो गया, ज्वाला का गीत सुनाई देना बंद हो गया, लेकिन वोल्डेमॉर्ट के शिकारों की छायादार आकृतियां गायब नहीं हुई। वो वोल्डेमॉर्ट के चारों तरफ घेरा बनाने लगी ताकि वो हैरी को ना देख पाए। हैरी इस तरह भागा जैसे जिंदगी में वो पहले कभी नहीं भागा था। पास से गुजरते समय उसने 2 स्तब्ध प्राण भक्षियों को धक्का देकर गिरा दिया। उसे उन शापों के कब्र के पत्थरों से टकराने की आवाजें आ रही थी, जिनसे बचता हुआ वो
सेड्रिक की लाश की तरफ भाग रहा था। उसे अपने पैर के दर्द का एहसास तक नहीं था। उसका पूरा ध्यान उस काम पर था जो उसे करना था। उसे स्तब्ध कर दो, उसे वोल्डेमॉर्ट की चीख सुनाई दी। सेड्रिक की लाश से 10 फुट दूर हैरी ने संगमरमर के देवदूत की मूर्ति के पीछे छलांग लगा दी ताकि वो लाल चिंगारियों से बच सके। उसने देखा मंत्रों के टकराने से देवदूत का पंख टूट गया। उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा और भागकर देवदूत के पीछे से बाहर निकला। बाधितो! वो गरजा। उसने अपनी छड़ी पीछे की तरफ कर दी जहां प्राण भक्षी आ रहे थे। दबी हुई चीख से वो समझ गया कि कम से कम एक प्राण भक्षी उसने रोक दिया है, लेकिन पलट कर देखने का समय नहीं था। वो कप के ऊपर कूदा और पीछे से छड़ी के धमाकों की आवाज सुनकर आगे की तरफ छलांग लगा दी। उसके गिरते ही उसके सिर के ऊपर से रोशनी की कई चिंगारियां उड़कर चली गईं। उसने सेड्रिक का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ फैलाया। तभी उसे वोल्डेमॉर्ट के चिल्लाने की आवाज आई, तुम लोग खड़े रहो, उसे मैं मारूंगा, वो मेरा शिकार है। हैरी ने सेड्रिक की कलाई को पकड़ लिया। उसके और वोल्डेमॉर्ट के बीच बस कब्र का पत्थर था, लेकिन सेड्रिक बहुत भारी था और कप बहुत दूर। वोल्डेमॉर्ट की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। हैरी ने देखा उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थिरक रही थी और वो अपनी छड़ी तान रहा था। हैरी अपनी छड़ी त्रिकोणीय कप की तरफ करते हुए चिल्लाया, आगमनो! कप हवा में उड़कर उसके पास आ गया। हैरी ने उसका हैंडल पकड़ लिया। हैरी को वोल्डेमॉर्ट की हताश चीख सुनाई दी। उसी पल हैरी को अपनी नाभि के नीचे एक झटका महसूस हुआ, जिसका मतलब था आवागमन कुंजी ने काम कर दिया था। सेड्रिक भी उसके साथ था। वो दोनों वापस लौट रहे थे।